गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का प्रभात स्टडी पे। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, वो भी दोस्तों फरवरी महीने का पूरा एक महीने का जो करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये 9 पेज की पीपीटी है दोस्तों, 9 पेज की पीपीटी है जिसके अंदर राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स है फरवरी महीने का, उसको कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन अस्मिता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? ऑपरेशन अस्मिता के बारे में बात करते हैं, जो कब शुरू किया गया था? 19 फरवरी 2022 को बूंदी जिले के कलेक्टर हैं, बूंदी जिला राजस्थान का, जिसके कलेक्टर के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता का नवाचार प्रेजेंटेशन दिया गया था। तो आप मिशन याद रखिए, ये ऑपरेशन अस्मिता कौन से जिले से संबंधित है? तो बूंदी जिले से संबंधित है। इसके अंतर्गत बूंदी जिले के अंदर देह व्यापार की कृति वगैरह समाप्त करने, जो भी महिलाओं और बच्चों का जो देह व्यापार वगैरह होता है उस तरह की जो कुप्रथा है उसको समाप्त करना, साथ में बालिकाओं का बेहतर बचपन और उत्कृष्ट शिक्षा और सर्वांगीण विकास वगैरह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा, बूंदी जिले के कलेक्टर के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता की शुरुआत की गई है दोस्तों। और इस नवाचार के जरिए किसका सहयोग लिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी की टीम है, जो बच्चों की देखभाल से जुड़े हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास वगैरह है उसको सुनिश्चित करने के लिए सत्यार्थी फाउंडेशन वगैरह चलता है। और इसी के लिए इनको शांति के लिए क्या है कि समाज सेवा के रूप में काम करते हैं, तो इसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उनके साथ में मिलके ऑपरेशन अस्मिता को है वो संपन्न किया जाएगा। अगला दोस्तों मरु महोत्सव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मरु महोत्सव, थार महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। हाल ही के अंदर 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव है वो शुरू हुआ था दोस्तों, संपन्न हुआ था एक तरह का। तो अभी मरु महोत्सव के बारे में बात करते हैं। ये जो मरु महोत्सव है वो 13 से 16 फरवरी के बीच में, और कहाँ पे मनाया गया था? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर 13 से 16 फरवरी के बीच में ये 4 दिन का मरु महोत्सव था, जिसका आयोजन संपन्न हुआ था दोस्तों। इस महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे हुआ था? सालम सागर की तालाब की पाल पे। कहाँ पे? सालम सागर की तालाब की पाल पे कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था। राजस्थान सरकार के जो अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं साले मोहम्मद, इनके द्वारा पोखरण के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था मरु महोत्सव का। तो अपने को बस काम की चीज़ ये याद रखनी है कि सालम सागर तालाब है वो कहाँ पड़ता है? वो जैसलमेर के पोखरण के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये याद रखना। और इसी मरु महोत्सव के अंतर्गत एक कंपटीशन आयोजित की गई थी। मुख्य कार्यक्रम जब आयोजित किया गया था तो मिस्टर और मिस पोखरण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके विजेता याद रखिए, मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता के विजेता है भरत बोरा। कौन है? भरत बोरा मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता के क्या की विजेता है, जबकि मिस पोखरण प्रतियोगिता की विजेता कौन है? निकिता राठौड़ दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखोगे एक तो, ठीक है। और आप सभी को पता है दोस्तों, जो मरु महोत्सव है वो सबसे पहले 7 फरवरी 1979 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, उनके द्वारा मरु महोत्सव की शुरुआत की गई। तो ये जो भैरव सिंह शेखावत साहब है ये राजस्थान के अंदर पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जिनके द्वारा 1979 के अंदर ये मरु महोत्सव की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला दोस्तों प्रामस 2022 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रामस 2022, इसके बारे में बात करते हैं। 15 फरवरी 2022 को केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर छात्रों के लिए कैरियर परामर्श, कहाँ पे जो परामर्श 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बीकानेर के अंदर किया गया था, जो छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला थी दोस्तों, ये याद रखोगे। और ये भारत की सबसे बड़ी कैरियर परामर्श कार्यशाला थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत शानदार फैक्ट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। भारत की सबसे बड़ी कैरियर परामर्श क्या है कि कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर आयोजित की गई थी। बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों स्कूलों के 1 लाख से अधिक क्या कि छात्रों को अपने कैरियर से जुड़ी हुई, अपनी क्या कि जो भी लाइफ के अंदर आगे जो स्कूली बच्चे वगैरह उनको आने वाले क्या कि अपने कैरियर क्या कि लाइफ है, इसके बारे में क्या है कि एक तरह का परामर्श वगैरह प्रदान किया गया था, कार्यशाला आयोजित की गई थी। और ये भी याद रखोगे इसके अंतर्गत इस कार्यशाला का जो आयोजन था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसका आयोजन है परामर्श 2022 का, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज और एक स्टार्टअप था जिसका नाम है दोस्तों अंडू माइलस्टोन्स स्टार्टअप
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज है, इन दोनों ने मिलकर परामर्श 2022 का बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया था। ये भारत की सबसे बड़ी कैरियर परामर्श की कार्यशाला थी, ये भी आप याद रखोगे। इसमें राजस्थान का शिक्षा निदेशालय विभाग है, उसके द्वारा भी क्या की सहायता वगैरह की गई थी। ठीक है, अगला दोस्तों सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में बात करते हैं। ये जो मिशन है दोस्तों भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत की गई थी 1978 के अंदर। उसके बाद में क्या है कि जो खासतौर से सेंसिटिव जो वर्ग है, खासतौर से गर्भवती महिलाएं और बच्चे वगैरह हो गए, जो 5 साल से छोटे बच्चे वगैरह हैं, उनके क्या है कि टीकाकरण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि टीकाकरण कार्यक्रम है। और फिर क्या है कि सरकार के द्वारा 2017 के अंदर मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था, ताकि क्या है कि टीकाकरण के अंदर और क्या है कि तेज़ी वगैरह लाया जा सके। सघन मिशन इंद्रधनुष है, उसकी शुरुआत इसलिए की गई थी सरकार के द्वारा कि 90% टीकाकरण है उसको सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसलिए क्या है कि सरकार के द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर गर्भवती महिलाएं और 2 साल से कम उम्र के बच्चे वगैरह हैं, उनका टीकाकरण किया जाता है। और आप अब याद रखोगे उसी के तहत क्या है कि 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 की शुरुआत की गई थी। और सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत है वो 11 फरवरी 2022 को चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा जयपुर के अंदर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई थी। याद रखोगे कि राजस्थान के अंदर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत राजस्थान के कौन से ज़िले से की गई थी, तो जयपुर से की गई थी, जिसके अंतर्गत जिसके बारे में बता दिया मैंने आपको। इसके प्रथम चरण के अंदर जयपुर से स्टार्ट किया गया। इसके अंदर 2 चरण होंगे, पहला और दूसरा। और इसमें 9 तरह की जो बीमारियाँ वगैरह है उससे बचाने के लिए टीका वगैरह, जैसे पोलियो हो गया, BCG का टीका हो गया, हेपेटाइटिस का टीका हो गया, या जो बुखार वगैरह रहती है जिसको क्या बोलते हैं मिजल्स हो गए, खसरा वगैरह हो गए, इन सारों के टीका वगैरह है वो इस सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के अंतर्गत लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखोगे। इसका प्रथम चरण है वो 13 फरवरी 2022 तक, यानी 9 फरवरी से लेके 13 फरवरी के बीच में पहला चरण। दूसरा चरण है वो 7 मार्च से 13 मार्च के बीच में हाल ही के अंदर क्या है कि ये शुरू किया गया था। तीसरा चरण है वो अप्रैल के अंदर शुरू किया जाएगा। बस आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नायाब हुनर हाट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये 28 फरवरी 2022 को राजस्थान के उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री है, कौन है, शंकुतला रावत, उसके द्वारा जयपुर के अंदर क्या है कि जो अर्बन हाट था जल महल के सामने लगता था दोस्तों, उस वहीं पे दोस्तों नायाब हुनर हाट की प्रदर्शनी का उद्घाटन है वो उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री है उसके द्वारा किया गया था। इसका जो आयोजन है, इस प्रदर्शनी का आयोजन, जो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो नायाब हुनर हाट है दोस्तों, ये एक तरह की प्रदर्शनी वगैरह है जो खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय वगैरह है उनके द्वारा जो घर पे या हाथों के द्वारा निर्मित इस तरह के जो प्रोडक्ट वगैरह है उनकी मार्केटिंग वगैरह करना, उसको क्या कि लोगों के सामने क्या कि एक जगह लेके आना, ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका व्यापार वगैरह किया जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय वगैरह है उनके उद्योग वगैरह, उनके लघु उद्योग वगैरह, उसको क्या है कि बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा नायाब हुनर हाट इस तरह के प्रदर्शनी वगैरह है वो आयोजित की जाती है। जबकि जो नायाब हुनर हाट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान और राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम है लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के द्वारा ये प्रदर्शनी वगैरह आयोजित की गई थी। किसके द्वारा, एक तो उद्यम प्रोत्साहन संस्थान प्लस क्या कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कंपनी है, इन दोनों के द्वारा नायाब हुनर हाट का आयोजन किया गया था। ये याद रखोगे, ये वाणिज्य मंत्रालय की पहल नहीं है, ये किसकी पहल है, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है, नए कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ये याद रखिए, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान प्लस राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड है, उसके द्वारा नायाब हुनर हाट जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया था। अगला बात करते हैं दोस्तों, आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU वगैरह है वो साइन किया गया था। ये किसके साथ किया गया था, राज्य के अंदर 25,000 आंगनवाड़ी वगैरह है, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं, उनको नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य 8 फरवरी 2022 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि 25,000 संख्या याद रखिए कि 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र है राजस्थान के, उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके दोनों के बीच में समझौता हुआ है, राज्य सरकार का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है प्लस क्या कि वेदांता समूह का अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है, इनके साथ में समझौता किया गया था।
ठीक है, ये याद रखोगे। और इस जो समझौता एमओयू वगैरह है फाउंडेशन के अंदर कितना भाई 750 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। प्रति आंगनवाड़ी 3 लाख रुपए का उसमें खर्च किया जाएगा और उसको एक नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह का है कि नंद घर एक तरह से क्या है कि जो भी आंगनवाड़ी वगैरह है उसके अंदर बच्चों के लिए, खासतौर से बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाएं वगैरह डेवलप करना है। ठीक है, पैसे वगैरह खर्च करके, ताकि क्या है कि बालकों को क्या है कि सर्वांगीण विकास वगैरह सुनिश्चित किया जा सके। उनको वहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी शिक्षा वगैरह है, प्लस क्या है कि उनको न्यूट्रिशन, कुपोषण वगैरह इनसे क्या है कि दूर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट जो पोषण युक्त फूड वगैरह है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए ये नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला दोस्तों उदय खेल महोत्सव के बारे में बात करते हैं। उदय खेल महोत्सव जो 26 फरवरी 2022 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बा हेड़ा के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और खेल प्रतियोगिताओं को आगे लाने के मकसद से 7 दिवसीय उदय खेल महोत्सव का समापन हुआ था। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उदय खेल महोत्सव क्या है कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा के अंदर। बस इतना याद रखिए, उदय खेल महोत्सव है वो फरवरी के अंदर 26 फरवरी 2022 को ये समापन हुआ था। ये याद रखिए किससे संबंधित है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और खेल प्रतियोग जो भी प्रतिभा वगैरह है उसको आगे लाने के लिए एक तरह का महोत्सव वगैरह आयोजित किया गया था। अगला दोस्तों बोर्ड और आयोग की नई नियुक्तियां वगैरह हुई थी सरकार के द्वारा, क्या है कि व्यापक स्तर पे जो राजनीतिक अपॉइंटमेंट वगैरह किया गया था, जिसके बारे में बात करते हैं। ये 9 फरवरी 2022 को अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा 44 बोर्ड, निगम और आयोगों के अंदर 11 विधायकों सहित 581 नेताओं की नियुक्ति वगैरह की गई थी। तो इतनी बड़ी राजनीतिक नियुक्तियाँ की गई थी कि 581 लोगों को सेटल किया गया था। ठीक है, विभिन्न विभागों के अंदर विभिन्न सरकार के बोर्ड वगैरह हैं, ठीक है, चाहे सार्वजनिक हो या पब्लिक जो भी बोर्ड वगैरह है, निगम हो गया, आयोग वगैरह है, उसके अंदर 581 नियुक्तियाँ की गई थी। अपन इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ वगैरह है उसको देखते हैं। सबसे पहले किसान आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो महादेव सिंह खंडेला। महादेव सिंह खंडेला दोस्तों, उसको राजस्थान किसान आयोग, ठीक है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। रफ़ीक खान है दोस्तों, उसको राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको, रफ़ीक खान को दोस्तों राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। खिलाड़ी लाल क्या है कि बेरवा साहब है, जिनको राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग जो किसान आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने, महादेव सिंह खंडेला। जबकि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष रफ़ीक खान हो गए। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग यानी राजस्थान SC आयोग है उसके अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा को बनाया गया था। जबकि इसको निकाल दो, मेवाराम जैन है उसको निकाल दो, लेकिन ये देवनारायण बोर्ड है इसका अध्यक्ष जोगेंद्र अवाना को बनाया गया था। जोगेंद्र अवाना है उसको राजस्थान देवनारायण बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। कृष्णा पूनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये कृष्णा पूनिया खेल से जुड़ी हुई है, तो याद रखिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसका अध्यक्ष है वो कृष्णा पूनिया को बनाया। किसका, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। ठीक है, जबकि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, लक्ष्मण मीणा को। SC आयोग है उसका अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बिरवा को बनाया गया है। जबकि ST आयोग यानी राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग है जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, लक्ष्मण मीणा को बनाया गया है दोस्तों। 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को बनाया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, डॉक्टर चंद्रभान, क्या है कि उसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका उपाध्यक्ष किसको, एक समिति है दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम समिति है उसका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को बनाया गया है। रामेश्वर डूडी साहब है जिसको राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड है। किसका, राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है इसका अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को बनाया गया। और अगला देखिए कितना शानदार, अगले को स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। ब्रज किशोर शर्मा साहब है उसको राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको स्टार मार्क करिए, आप रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ब्रज किशोर शर्मा है उसको राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग का बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र राठौड़ साहब है ना, इसको स्टार कर लीजिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम है दोस्तों उसका अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया। किसको बनाया गया, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है उसको राजस्थान पर्यटन विकास निगम है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसका अध्यक्ष किसका है, रिहाना रियाज चिश्ती। रिहाना रियाज चिश्ती है उसको राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसका अध्यक्ष है। इसको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों इसको छोड़ दो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? राजीव अरोड़ा साहब है, जिनको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम है उसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? राजस्थान लघु उद्योग विकास। राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, उसको धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया, जबकि राजीव अरोड़ा साहब है उसको राजस्थान लघु विकास निगम है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये याद रखोगे। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका अध्यक्ष है जस्टिस भंवरू खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। एक तो क्या है कि एससी आयोग है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? खिलाड़ी लाल क्या है कि बेरवा को बनाया गया। जबकि एसटी आयोग है उसको लक्ष्मण मीणा को, जबकि जस्टिस भंवरू खान है उनको राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग, राजस्थान ओबीसी आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। राजेंद्र सोलंकी साहब है उसको राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ठीक, ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट वगैरह थी जिसके बारे में बात की दोस्तों। अगला है सौभाग्य योजना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सौभाग्य योजना के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जिसमें सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण करने मामले में राजस्थान सर्वाधिक घरों को विद्युतीकरण करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है। ठीक है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार की योजना थी दोस्तों। इस तरह की पुरानी योजना है दोस्तों। 2017 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरुआत की गई थी, जिसका शॉर्टकट नाम है सौभाग्य। तो सौभाग्य योजना, पहले इतना याद रखिए कि सौभाग्य योजना किसकी योजना है? केंद्र सरकार की है। ये किससे संबंधित है? ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। हर घर के अंदर क्या कि बिजली वगैरह है वो सौर ऊर्जा से उत्पादन करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। और इसी योजना के अंतर्गत सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया राज्य के राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान के द्वारा 1,23,682 घर वगैरह है उसको सौर आधारित सिस्टम के जरिए उनका इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, उनको विद्युतीकरण किया गया है। बस इतना याद रखिए। आपको कुछ फैक्ट बताता हूं दोस्तों। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने 10 गीगावाट की क्षमता, कितनी? 10 गीगावाट की क्षमता क्या है कि जो सौर ऊर्जा की क्षमता विकसित करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले के अंदर नंबर 1 कंट्री है, नंबर 1 राजस्थान है। ठीक है, 2025 तक राजस्थान सरकार के द्वारा कितना टारगेट रखा गया है? 30 गीगावाट का। कितना? 30 गीगावाट का टारगेट रखा है। ये भी आप याद रखोगे। साथ में एक और फैक्ट बताता हूँ, ये घर छतों से संबंधित है ना। जो सौभाग्य योजना वगैरह है, सौर ऊर्जा वगैरह छतों पे विकसित किया जाता है। तो छतों पे रूफ टॉप क्या की जो सोलर वगैरह है, कौन सी? रूफ टॉप क्या की जो सोलर के मामले के अंदर देश के अंदर राजस्थान तीसरे स्थान पे, ये याद रखोगे। तमिलनाडु है, सॉरी गुजरात क्या है कि गुजरात पहले नंबर पे रफ टॉप सोलर के मामले, यानी घरों के छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले के अंदर गुजरात पहले नंबर पे है। और भारत के अंदर राजस्थान क्या है कि तीसरे नंबर पे है। ये चीज़ याद रखोगे। जबकि सौर ऊर्जा की उत्पादन और क्षमता के मामले के अंदर राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 है। ठीक है, अगला दोस्तों सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के बारे में बात करते हैं। सड़क सुरक्षा जो पखवाड़ा है प्रदेश के अंदर 14 से 28 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। और थीम क्या थी भाई? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा वगैरह है वो कब आयोजित किया गया था? 14 से 28 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। आने वाली जो LDC एग्जाम वगैरह है, आगे जितनी भी एग्जाम वगैरह आ रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा है वो 14 से लेकर 28 फरवरी के बीच में। और इस बार की जो थीम थी 2022 की वो क्या थी? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कीजिए। अगला दोस्तों सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के मामले के अंदर देश के अंदर शीर्ष स्थान पे। देखो जल्दी जल्दी बात करते हैं। केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का डाटा, यानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है दोस्तों, उसका मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जारी किया गया है 31 जनवरी 2022 तक। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर 49,346 मेगावाट की क्षमता विकसित हुई है। कितनी में क्षमता विकसित हुई है देश के अंदर सौर ऊर्जा की क्षमता? आप शॉर्टकट में याद रखिए 49 कितनी 49 गीगावाट याद रखिए। ठीक है, गीगावाट इतनी क्या की क्षमता विकसित की हुई है, जिसके अंदर राजस्थान का दोस्तों योगदान कितना है? 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की है। और इसी के चलते संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे। याद रखना 10 गीगावाट। इसको 10 गीगावाट के यानी 49 गीगावाट में से 10 गीगावाट तो अकेले राजस्थान ने क्या विकसित किया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है भाई? कर्नाटक है जिसने 7,534 मेगावाट की क्षमता विकसित की है। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों गुजरात। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, थर्ड नंबर पे गुजरात। ठीक है, देश के अंदर कितनी क्षमता? 49 गीगावाट की क्षमता। अगला दोस्तों
इसके साथ ही अब देश के अंदर कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 20% से अधिक है भाई, 20% से अधिक राजस्थान की क्षमता है। ठीक है, ये याद रखिए। 49 गीगावाट में से 10 गीगावाट 10.5 गीगावाट है वो राजस्थान ने क्षमता विकसित कर ली है। राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है राजस्थान की? 142 गीगावाट, यानी देश की टोटल क्षमता वगैरह है उसकी 19% क्षमता है वो अकेले राजस्थान के अंदर 365 में से 325 दिन सूर्य है वो उससे सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और राजस्थान इसी के चलते राजस्थान की क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट के अनुमानित है। राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट है दोस्तों, याद रखना। और देश की टोटल क्षमता में से 19% योगदान है। अगला दोस्तों, आरपीएससी के नए चेयरमैन बने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट। आरपीएससी के नए किसको चेयरमैन बन गए? अध्यक्ष वगैरह संजय कुमार सोत्रे को बनाए गए हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल के द्वारा संजय कुमार सोत्रे उसको आरपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ये कितवें है? 38वें। आरपीएससी के 38वें चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया, ये याद रखोगे। इनसे पहले भूपेंद्र यादव जो डीजीपी थे दोस्तों, भूपेंद्र यादव थे, उनकी जगह संजय कुमार के सोत्रे की जगह ये तैनात थे, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2021 को खत्म हुआ था। 62 साल की उम्र क्या कि इसके अंदर होनी चाहिए, 62 साल की उम्र और 6 साल का क्या कि कार्यकाल रहता है, 6 या 62 साल, ये आरपीएससी का क्या है कि कार्यकाल वगैरह रहता है। और जो संजय कुमार सोत्रे थे उनसे पहले क्या कि भूपेंद्र सिंह यादव थे जो खुद के आईपीएस थे। आरपीएससी के 2 ही ऐसे चेयरमैन वगैरह नियुक्त किए गए हैं जो आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं। एक तो क्या कि भूपेंद्र सिंह यादव थे और संजय कुमार सोत्रे भी क्या कि आईपीएस थे, जयपुर के अंदर क्या कि डीआईजी के रूप में ये तैनात थे, जिनको ये नियुक्त किया गया। और भूपेंद्र यादव के बाद में 2 कार्यकारी अध्यक्ष थे, एक तो शिव सिंह राठौड़ साहब थे और एक और नियुक्ति हुई थी जिसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों। शिव सिंह राठौड़ थे और एक और थे। ठीक है, अगला दोस्तों, इनका जो आरपीसी है जिसकी स्थापना कब हुई, देखो फैक्ट वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 के अंदर कब हुई? आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 के अंदर हुई थी। पहले इसका कार्य जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? जयपुर के अंदर था। फिर क्या कि सत्यनारायण राव सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका कार्यालय वो अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर कौन सी घाटी पे? घुंगरा घाटी। जो आरपीएससी का हेडक्वार्टर है ना अजमेर के अंदर घुंगरा घाटी के अंदर, ये याद रखोगे दोस्तों ये। और सत्यनारायण क्या कि राव समिति की सिफारिश के आधार पे इसका क्या है कि कार्यालय वगैरह है, मुख्यालय वगैरह है वो अजमेर स्थानांतरित किया गया था। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 साल से क्या कि 62 साल की उम्र के अंदर जो भी पहले होता है वो क्या कि होता है, इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटा नहीं सकते, राज्यपाल हटा नहीं सकते। इसके जो हटाने का जो काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति भले ही राज्यपाल के द्वारा की जाती हो, लेकिन इनका हटाने की जो प्रोसेस वगैरह है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये याद रखोगे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे एस.के. घोष साहब थे, वो आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? एस.के. घोष साहब, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 के अंदर की गई थी। अभी 38वें अध्यक्ष हैं जिनका नाम है संजय कुमार सोत्रे, जिनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। राज्य सरकार के द्वारा एक नई आबकारी नीति लेके आई है। क्या लेके आई है भाई? नई आबकारी वगैरह राजस्थान सरकार के द्वारा, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है इसलिए क्या कि आबकारी जो नीति वगैरह उसमें ज़्यादा परिवर्तन सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, राज्य की नई आबकारी नीति के बारे में बात करते हैं। ये 5 फरवरी 2022 को राज्य के द्वारा एक नई आबकारी नीति जारी किया गया था, जिसके अंदर विगत वर्ष के अंदर जिन्हें लॉटरी के माध्यम से दुकानों को आवंटित वगैरह किया गया था उनको 2 और मौके वर्ष के अंदर प्रदान किए गए। नई आबकारी नीति के अनुसार लाइसेंस धारक को 2 साल के लिए क्या कि रिन्यू वगैरह करवा सकते हैं, जिनको क्या कि पिछली बार क्या कि लॉटरी के माध्यम से जो ठेके वगैरह जो भी क्या कि उनको अलॉट हुए थे दुकान वगैरह शॉप वगैरह, वो क्या है उनका लाइसेंस वगैरह वो 2 साल के लिए और क्या कि रिन्यू वगैरह करवा सकते हैं। इस प्रकार मौजूदा जो शराब की दुकान वगैरह है उसको लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि नई आबकारी नीति के अंदर जो पुराने जो भी शराब की दुकान वगैरह है उनके लाइसेंस वगैरह है उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं करेगी, उनको 2 साल के लिए और क्या कि अब सरकार का टारगेट ये है कि
2024 के अंदर नई आबकारी नीति लेके आना है, ठीक है। इसलिए क्या है, सरकार के द्वारा एक तरह से टेम्परेरी क्या की नीति वगैरह जारी की गई थी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन वगैरह है और किसी को नाराज़ वगैरह है, वो सरकार का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये याद रखोगे। तो लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 साल के लिए वो रिन्यू करवा सकेंगे। और नई आबकारी नीति के अंदर अब शराब की कंपोजिट दुकानों का भी प्रावधान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पहले तो ये याद रखिए कि लाइसेंस धारकों को अलग से क्या कि आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये याद रखिए कि अब क्या है कि जो नई आबकारी नीति है जो 5 फरवरी 2022 को आई है, उसके अंदर शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया गया है। ये भी याद रखिए। होटल हो गया, रेस्टोरेंट, बार वगैरह है, उसकी जो लाइसेंस फीस है उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं किया गया है। और होटल बार के लिए 5 साल के लिए लाइसेंस लेने पर फीस वगैरह है उसके अंदर 20% छूट वगैरह है, उसका प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसको स्टार मार्क करिए, इसको 2-3 1 स्टार से काम नहीं चलने वाला, ये 3-4 स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और ये क्वेश्चन एक तरह से छप गया है, ये मान लीजिए, ठीक है। 5 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के चाप के अंदर, ये चोमू जो तहसील है जिसके अंदर चाप गया कि गांव है, वहाँ पे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास वगैरह किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहाँ पे? जयपुर के चाप गांव के अंदर। कहाँ पे? चाप, चोमू तहसील के अंदर आता है दोस्तों। जयपुर का ये जो स्टेडियम होगा अहमदाबाद के मोटेरा और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के स्टेडियम के बाद में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम होगा। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जो मोटेरा, जिसका नया नाम दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। जबकि भारत और विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है वो चोमू के अंदर जयपुर तहसील के चाप गांव है वहाँ पे बनाया जाएगा। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। मोटेरा के बाद में भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम होगा, जिसकी दर्शक क्षमता कितनी है? 75,000 के आसपास रहेगी। जबकि अहमदाबाद का जो मोटेरा है जिसके अंदर 1,10,000 के आसपास है, ठीक है। इस स्टेडियम के निर्माण के लिए बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है उसको बीसीसीआई के द्वारा 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मोटेरा जो स्टेडियम है उसकी दर्शक क्षमता कितनी? 1,10,000 है। जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसकी क्षमता कितनी है? 1 लाख है, ठीक है। ये भी याद रखोगे। जयपुर के अंदर SMS के स्टेडियम हो गया, जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम हो गया, उदयपुर के अंदर भी एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और जयपुर के पास चौक में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 4 स्टेडियम हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 स्टेडियम है। कहाँ कहाँ पे? एक तो जयपुर का जो SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम है, फिर जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम हो गया, उदयपुर के अंदर भी एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, और जयपुर की चोमू तहसील के अंदर जो बन रहा है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 स्टेडियम होंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। राजस्थान के अंदर 1931 के अंदर राजपूताना क्रिकेट संघ की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान के अंदर क्रिकेट के लिए अलग से क्या कि जो क्रिकेट संघ की स्थापना हुई थी, राजपूताना क्रिकेट संघ है, इसकी स्थापना 1931 के अंदर हुई थी। और वर्तमान के प्रदेश के अंदर 33 जिलों के अंदर क्रिकेट संघ बने हुए हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखोगे। न्यूनतम मजदूरी के अंदर वृद्धि किया गया। सरकार के द्वारा क्या किया गया भाई? 1 फरवरी 2022 को प्रदेश के अंदर प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों के अंदर 7 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। और राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार की जो कैबिनेट है उसके द्वारा मंजूरी दी गई है, ठीक है। याद रखो कि प्रत्येक वर्ग के लिए कितने रुपये बढ़ाए गए? 7 रुपये प्रतिदिन। जो पर डे का जो है वेज वगैरह उसमें 7 रुपये इंक्रीज किया गया। जैसे अकुशल श्रमिक है, ये 4 कैटेगरीज है दोस्तों। अकुशल श्रमिक है उसको 252 रुपये से बढ़ा के प्रतिदिन उनका चार्ज कितना कर दिया गया? 259 रुपये। जबकि अर्धकुशल श्रमिक है उसका 271 हो गया। कुशल श्रमिक है उसका 283 हो गया। जबकि उच्च हाई स्किल के जो श्रमिक वगैरह लेबर वगैरह है उसका 333 रुपये हो गया। और ये दरें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी, यानी पीछे से प्रभावी होगी दोस्तों। ये याद रखना, जो 1 फरवरी 2022 को सरकार के द्वारा चेंज किया गया है, 7 रुपये न्यूनतम मजदूरी प्रत्येक वर्ग के अंदर बढ़ाया गया, वो 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। पहली बात तो ये याद रखिए, ठीक है। 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। अकुशल श्रमिक है उसको 259 रुपये, अर्धकुशल है उसके 271,
कुशल श्रमिक है उसको 283, जबकि हाई स्किल यानी उच्च कुशल के श्रमिक है उसको 333 रुपये। ये सारे के सारे डाटा वगैरह आप रट लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों नंदी गौशाला के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नंदी गौशाला पंचायती समिति स्तर पे नंदी गौशाला खोलने को लेके प्रदेश का पहला अनुबंध है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर में। दोस्तों मामला ये था, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत समिति स्तर पे प्रत्येक पंचायत जो समिति है उस पर क्या है कि एक नंदीशाला नाम की एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसपे खर्च कितना आएगा 1.57 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पंचायत समिति स्तर पे क्या है कि जो नंदी गौशाला वगैरह है उसकी स्थापना करने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और सरकार के द्वारा ये बजट के अंदर घोषणा की गई थी, जिसके अंदर 10% राशि वगैरह है वो संबंधित संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 90% राशि है राज्य सरकार के द्वारा 40%, ठीक है, किस्त के रूप में, और 10% क्या है कि 3 किस्तों के अंदर राज्य सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे। और सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया जो भी क्या है कि आवारा पशु वगैरह हैं, जी प्रत्येक जिले के अंदर जो भी आवारा पशु वगैरह है उनको पंचायत समिति स्तर पे उनके लिए नंदी गौशाला की स्थापना की जा रही है। उसका उद्घाटन ये बजट 2021-22 के अंदर जो पिछला बजट था उसके अंदर ये प्रावधान किया गया था। और पहली जो गौशाला वगैरह है उसका अनुबंध कॉन्टैक्ट वगैरह है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर किया गया है। पंचायत समिति स्तर पर क्या है कि जो नंदी गौशाला खोलने का जो राजस्थान के अंदर पहला क्या है कि जो कॉन्टैक्ट है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर किया गया है, जिसके अंदर कोई भी संस्था वगैरह है, जैसे मान लो कोई गाय के क्षेत्र जो गाय वगैरह उनकी गौशाला के क्षेत्र के अंदर कोई काम कर रही कोई भी संस्था वगैरह है वो 10% खर्चा है वो उठाएगी, जबकि 90% राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा 3 किस्तों के अंदर दी जाएगी। 40% और 10% इस तरह 3 किस्तों के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा नंदी गौशाला का पैसा वगैरह है वो दिया जाएगा, जबकि 10% है जिस संस्था के साथ में जो समिति वगैरह जो संस्था गौशाला को चलाएगी वो क्या है कि वहन करेगी। और सबसे पहला कॉन्टैक्ट कहाँ पे हुआ है, हनुमानगढ़, ठीक है, इतना याद रखिए। अगला दोस्तों अटल भूजल योजना के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, इस योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें एक ही काम की चीज़ याद रखनी, अटल भूजल योजना है, जिसके अंतर्गत दोस्तों एक तरह का क्या है कि जो भूजल वगैरह है उसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर वगैरह है उसका कुशल तरीके से क्या है कि जल प्रबंधन वगैरह उसका ढंग से क्या है कि रिस्टोर वगैरह करने के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। और राजस्थान के अंदर कितने जिलों के अंदर, 17 जिलों के अंदर 38 पंचायत समितियों के अंदर, बस इतना याद रखिए। 2 लाख हेक्टेयर क्या की भूमि वगैरह है उस पर क्या कि अटल भूजल परियोजना है वो जल शक्ति मंत्रालय की ये परियोजना है, ये याद रखोगे, ठीक है। ये राजस्थान के 17 जिलों के अंदर 38 पंचायत समिति के अंदर 2 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा आपको कोई भी फैक्ट है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जिले याद रखिए, पंचायत समिति याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों सरकारी नौकरियों के अंदर ट्रांसजेंडर को भी क्या कि आरक्षण देने का प्रावधान है। वो 14 फरवरी, मामला क्या था दोस्तों, 14 फरवरी 2022 है, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों के अंदर ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो निर्णय वगैरह डिसीजन वगैरह दिया गया था वो ट्रांसजेंडर क्या कि समुदाय वगैरह है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था सरकारी नौकरियों के अंदर, ठीक है। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट है उसने भी यही बोला है कि राज्य सरकार की जितनी भी नौकरियां वगैरह है उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको नौकरी वगैरह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मामला क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के पास में इसलिए गया गया क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा ये बोला गया कि किसी को नौकरी के अंदर आरक्षण देना या नहीं देना यह राज्य सरकार का क्या विशेषाधिकार है, ये राइट है कि किसी को नौकरी के अंदर आरक्षण देना या नहीं देना ये राजस्थान जो राज्य रहता है राज्य का एक विशेषाधिकार रहता है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने ये भी बोला है कि आपको सरकारी नौकरियों के अंदर यदि ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देना है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत शानदार फैक्ट है दोस्तों, ये याद रखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कर्नाटक सरकार ने सरकारी नौकरियों के अंदर 1% आरक्षण देने का फैसला किया था और इस तरह का डिसीजन लेने वाला देश का पहला राज्य था। तो ये याद रखिए ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों के अंदर सबसे पहले क्या कि आरक्षण किसने प्रावधान किया गया था, तो कर्नाटक की सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला दोस्तों वेटलैंड के बारे में बात करते हैं। वेटलैंड क्या कि वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम जी चौधरी हैं जिनके द्वारा विधानसभा के अंदर जानकारी वगैरह दी गई थी, जिसके अंदर ये बोला गया था प्रदेश के अंदर 46,741 वेटलैंड है। कितनी वेटलैंड है,
पर्यावरण जो मंत्री है उनके द्वारा ये बोला गया है कि प्रदेश के अंदर 46,741 वेटलैंड है दोस्तों, और 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल वाली कुल 12,625 वेटलैंड है। टोटल वेटलैंड्स कितनी है? 46,741, जबकि 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल जो एरिया वगैरह है वेटलैंड्स का, उसके मामले के अंदर 12,000 से प्लस क्या है कि वेटलैंड्स है दोस्तों। प्रदेश की प्रमुख वेटलैंड कौन कौन सी है? सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रलाई जो कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर के अंदर, बरखेड़ा है वो भी जयपुर के अंदर, आना सागर अजमेर के अंदर, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है माउंट आबू के अंदर, फतेह सागर और पिछोला झील उदयपुर, और कायलाना के जोधपुर के अंदर। ये प्रदेश की प्रमुख वेटलैंड है दोस्तों। और रामसर साइट के अंदर कितनी वेटलैंड शामिल है? 2 वेटलैंड शामिल है, एक तो सांबर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 ही वेटलैंड रामसर कन्वेंशन 1971 के अंतर्गत राजस्थान की 2 वेटलैंड्स हैं वो शामिल है, एक तो सांबर झील, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और प्रदेश की प्रमुख वेटलैंड कौन कौन सी है? चंद्रलाई जयपुर के अंदर है, जबकि बरखेड़ा है वो भी जयपुर के अंदर। तो बरखेड़ा और चंद्रलाई 2 वेटलैंड है जो जयपुर के अंदर है, आना सागर है वो अजमेर के अंदर है, नक्की झील है वो माउंट आबू के अंदर, फतेह सागर और पिछोला झील जो उदयपुर के अंदर है, और कायलाना जोधपुर के अंदर एक प्रमुख है कि वेटलैंड वगैरह है। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, ठीक है, ये 12 फरवरी 2022 को डूंगरपुर जिलों के अंदर, कहाँ पे? डूंगरपुर जिले के अंदर लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली है उसको समझाने, उनको संकोच झिझक वगैरह है जो भी है दूर करने और खुलकर अपनी बात रखने के लिए, प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, पुलिस को अपना दोस्त बताने और नियमित संवाद करने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप इसको ये से याद रखिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान है वो राजस्थान के कौन से जिले के द्वारा शुरू किया गया था? तो डूंगरपुर जिले के द्वारा लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली है उसको समझाने के लिए और पुलिस को अपना दोस्त मानने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान है वो डूंगरपुर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इस अभियान के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, ठीक है दोस्तों। अगला राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों राजस्थान के साइंस के लिटरेचर फेस्टिवल है उसके बारे में बात करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा 28 फरवरी को क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को जो सीवी रमन इफेक्ट है उसकी खोज की गई थी 1933 के अंदर। 28 फरवरी 1933 को सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष क्या किया गया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम है उसकी शुरुआत प्रत्येक जिले के अंदर राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2 फरवरी 2022 से, क्योंकि देखो 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाना था, इसलिए क्या है कि इससे पहले 2 फरवरी से ही राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी और ये प्रत्येक जिले के अंदर आयोजित किया गया था। ये याद रखना, ये याद, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ हुआ, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर हुआ था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ याद रखना, राजस्थान के सारे जिलों के अंदर राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी 2 फरवरी को और ये 28 फरवरी तक चलता रहा था, जब तक है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम है वो जयपुर के अंदर मनाया गया था, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहा था। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेरोना गाँव। ये क्यों चर्चा के अंदर? ये बूंदी जिले का एक गांव है दोस्तों, बूंदी जिले का एक गांव है खेरोना, जो प्रथम ODF प्लस क्या कि आदर्श गांव के कारण क्या की चर्चा होती है। ODF यानी ओपन डेफिकेशन क्या कि फ्री, ठीक है। प्रथम ODF प्लस और आदर्श गांव के कारण क्या कि खेरोना गांव है बूंदी का जो चर्चा के अंदर है। इसके द्वारा इस गांव के अंदर एक अनूठा पार्क का निर्माण किया गया था। किसका पार्क का नाम निर्माण किया गया था? जिसको जिन्स पार्क के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या कि विभिन्न गमलों के रूप में जो पुरानी जीन्स वगैरह हैं उनको गमलों के रूप में क्या कि रखा गया था और उनके अंदर विभिन्न सजावटी पौधे वगैरह के लगाए गए थे और इसी के चलते एक जिन्स पार्क का इसका नाम है वो जिन्स पार्क पड़ा था और ये बूंदी जिले के अंदर है जो प्रथम ODF प्लस क्या कि आदर्श गाँव है। नेक्स्ट दोस्तों नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत, ये कहाँ मनाया गया था भाई? ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के द्वारा उदयपुर के अंदर, तो ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार के
जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो है उसके द्वारा उदयपुर के अंदर नया भारत, संकल्पित भारत और सशक्त भारत के विषय पर भीलवाड़ा मैत्रीय सभागार में 3 दिवसीय मल्टीमीडिया एक प्रदर्शनी वगैरह की आयोजित की गई थी। याद रखोगे। अगला गोडवाड़ के पर्यटन विकास सर्किट के बारे में बात करते हैं। किसका? गोडवाड़ के पर्यटन विकास सर्किट है जो राज्य सरकार के द्वारा 2021-22 के बजट घोषणा के अंतर्गत गोडवाड़ पर्यटन विकास सर्किट है उसका विकास कार्य के लिए स्वीकृत प्रोजेक्ट की लागत वगैरह है उसको मंजूरी प्रदान की थी। जो पिछला बजट था 2021-22 के अंदर उसके अंदर एक विकास पर्यटन सर्किट वगैरह निर्माण की मंजूरी दी थी, सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। गोडवाड़ जिसको प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था और इससे पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हुए जालोर जिले के अंदर जालोर दुर्ग सुंदा माता तीर्थ का विकास का प्रारंभ हो सकेगा दोस्तों। तो ये याद रखना, गोडवाड़ के जो पर्यटन विकास सर्किट है वो 7 पर्यटक स्थल वगैरह कौन कौन से, जालोर सहित पाली, सिरोही, बाड़मेर जिले के 7 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। जो गोडवाड़ प्रदेश है, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, इन चारों जिलों के अंदर 7 पर्यटन स्थल वगैरह है उसका विकास करने का टारगेट है वो इस सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 7 पर्यटन स्थल है उनको आपस में जोड़ा जाएगा जिसमें जालोर दुर्ग, सुंदा माता तीर्थ वगैरह है। उसको प्रथम चरण के अंदर श्री रामदेव पशु मेला के बारे में बात करते हैं। श्री रामदेव पशु मेला है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष की भांति 15 दिवसीय के श्री रामदेव पशु मेला है वो नागौर जिले के मानसर गांव के अंदर माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक की दोस्तों के आयोजित किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले ये याद रखिए रामदेव जो पशु मेला है वो नागौर के कहाँ पे मनाया जाता है, तो नागौर के मानसर गाँव के अंदर। जो माघ महीना रहता है दोस्तों, माह पो मा फागण, अभी क्या कि कौन सा महीना चल रहा है, फाल्गुन चल रहा है। ठीक है, तो माह महीने के शुक्ल पक्ष 21 से लेके शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तक 15 दिन ये पशु मेला है वो भरता है दोस्तों, तो ये याद रखना। ठीक है, अगला 810वां क्या कि उर्स के बारे में बात करते हैं। 19 जनवरी 2022 को अजमेर के विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स की शुरुआत की गई थी दोस्तों। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला इस उर्स का झंडा क्या था, असर की नमाज के बाद में बुलंद के दरवाजे वगैरह उस पर चढ़ाया गया था। ये भीलवाड़ा का लाल मोहम्मद गोरी परिवार के झंडे की इस रस्म 1944 से क्या कि इस तरह का झंडा वगैरह उस टाइम क्या कि लगाया जाता है, आप इतना सा याद रखिए। अगला DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये 31 जनवरी 2022 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक इंसेंटिव कार्यक्रम के रूप में शुरुआत किया गया था। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसकी पहला दोस्तों एक इनोवेटिव कार्यक्रम था DST होम स्कूलिंग के पॉडकास्ट, जिसके अंतर्गत राज्य की कक्षा 6 से लेकर 10वीं कक्षा तक विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर क्या कि उपलब्ध कराने के लिए DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट की शुरुआत है एक इनोवेटिव कार्यक्रम के रूप में DST विभाग के द्वारा की गई थी। इस पॉडकास्ट का उन विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित या उपयोगी साबित होगा जिनके पास में इंटरनेट की क्या सुविधा वगैरह नहीं है, इसलिए सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला दोस्तों श्याम सुंदर के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके द्वारा 25 फरवरी 2022 को दुबई के अंदर वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप, तो याद रखिए कि वर्ल्ड विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के अंदर आयोजित किया गया था। और 25 फरवरी को बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने ज्योति के साथ में मिलकर मिश्रित टीम ने क्या है कि रजत पदक जीता था। तो वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर श्याम सुंदर स्वामी ने किसके साथ मिलके, ज्योति के साथ में मिलके दोस्तों मिश्रित टीम ने क्या कि रजत पदक जीता था। और श्याम सुंदर और ज्योति की ये जोड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पहली बार भारत को रजत पदक दिलाने के अंदर कामयाब रही है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इससे पहले एशियन चैंपियनशिप में इसी युगल जोड़ी ने भारत को रजत पदक जिताया था। तो वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है इसके अंदर पहली बार भारत ने क्या कि रजत पदक जीता है। इससे पहले क्या कि एशियन चैंपियनशिप थी उसके अंदर भी किसी जोड़ी ने कमाल किया था। कुछ टू द पॉइंट क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि करंट अफेयर्स के जो फैक्ट वगैरह है उसको देख लेते हैं। राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ क्या है कि राजस्थान का निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है, तो जयपुर के अंदर। ये याद रखोगे, जयपुर शहर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की स्थापना की गई है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं CP जोशी साहब। ठीक है,
उनके द्वारा नवनिर्वाचित सदस्य थे, एक तो प्रीति कै शंकावत और नंगराज के की जो मीणा वगैरह है, उनको विधानसभा की सदस्यता की शपथ वगैरह है वो दिलवाई गई थी दोस्तों। विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तो प्रीति शंकावत थी वो वल्लभनगर से और नंगराज जो मीणा थे वो दरियाबाद से। तो याद रखिए हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर 2 विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए थे। कहाँ पे? एक तो वल्लभनगर, जिससे कौन जीती है? वल्लभनगर से प्रीति शंकावत जीती थी। जबकि क्या कि नंगराज क्या कि मीणा है वो दरियाबाद के की जो विधानसभा है वहाँ से क्या कि चुनाव जीते थे। तो 2 उपचुनाव हुए थे जिनके बारे में बात की थी। अगला दोस्तों, जिला प्रशासन सीकर पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से सीकर पुलिस की आवाज़ सशक्त महिला नशा मुक्त समाज के अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सशक्त महिला एवं नशा मुक्त अभियान की शुरुआत है वो कौन से ज़िले की पुलिस के द्वारा किया गया था? सीकर जिले की पुलिस के द्वारा। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है वो डूंगरपुर जिले के द्वारा शुरू किया गया था। जबकि सीकर जिले की पुलिस है उसके द्वारा सशक्त महिला एवं नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी। राज्य के हनुमानगढ़ जिले के अंदर नशे के खिलाफ ना नशा करेंगे ना करने देंगे अभियान वगैरह है वो भी शुरू किया गया था। तो राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर नशे के खिलाफ क्या कि अभियान शुरू किया गया था? नाम याद रखिए, ना नशा करेंगे ना करने देंगे अभियान है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान है वो डूंगरपुर जिले के अंदर। सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज अभियान है वो सीकर जिले की पुलिस के द्वारा। तो ये तीनों की तीनों जो इंपॉर्टेंट अभियान वगैरह है उनको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर, ये एक मिशन बुलंदी ऑपरेशन अस्मिता है उसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? ऊपर आपके सामने क्या कि डिस्कस किया था। जबकि पढ़ेगा डूंगरपुर और बोलेगा डूंगरपुर है ये अभियान, इसका नाम है मिशन बुलंदी। जिला स्तरीय अभियान है वो किसके द्वारा? डूंगरपुर जिला के द्वारा शुरू किया गया था। मिशन बुलंदी कौन से जिले के अंदर शुरू किया गया है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर। पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर। अगला दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत 7 फरवरी 2022 तक प्रदेश के 1001 गाँवों के अंदर सभी परिवारों को हर घर नल जन कनेक्शन है उसकी सुविधा वगैरह है वो प्रोवाइड करवाई है ये राजस्थान सरकार के द्वारा। जल जीवन मिशन है वो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है जिसका टारगेट ये है कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार, प्रत्येक ग्रामीण घर है उसको टैप वाटर के माध्यम से, किसके माध्यम से? टैप वाटर के माध्यम से जल कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, ये सरकार का टारगेट है 2024 तक। और इसी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 1001 गाँवों के सभी घरों को जल के हर घर जल कनेक्शन है उसकी सुविधा प्रदान की गई थी। अगला दोस्तों, पर्यटन विभाग हो गया और जिला प्रशासन के एक जालोर है उसके द्वारा जालोर महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निर्देशन यानी NDRF है उसके निर्देशन के अंदर सुंदेलाव तालाब जालौर के अंदर संयुक्त मोक अभ्यास किया गया था। जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत NDRF आती है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, एक तरह की जो आपदा वगैरह की स्थिति के अंदर क्या कि NDRF की का काम किया जाता है। ठीक है, NDRF के द्वारा क्या कि कोई भी क्या कि आपदा वगैरह की सिचुएशन, चाहे भूकंप आ गया, चाहे कहीं चक्रवात वगैरह आ गया, तो वहाँ पे क्या सबसे पहले क्या कि NDRF है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जो क्या कि काम करती है दोस्तों आपदा के दौरान मदद करने के लिए। और एक तरह का मॉक ड्रिल है, संयुक्त जो मॉक अभ्यास है वो जालोर के सुंदेलाव तालाब के अंदर क्या कि किया गया था। तो याद रखिए कि सुंदेलाव तालाब है वो कहाँ पे पड़ता है? वो जालोर के अंदर। ऊपर अपने बात की थी जहाँ पे क्या कि मरु महोत्सव शुरू किया गया था सालम सागर तालाब। तो सालम सागर तालाब कहाँ पे? पोखरण के अंदर। जबकि सुंदेलाव तालाब कहाँ पे? जालोर के अंदर, जहाँ पे क्या कि NDRF के एक तरह का संयुक्त मॉक अभ्यास वगैरह किया गया था। अगला दोस्तों, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा KL श्रीवास्तव को, किसको? KL श्रीवास्तव को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। तो JNU जो जोधपुर के अंदर है दोस्तों, JNU जोधपुर है जहाँ पे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में KL श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला दोस्तों, 3 फरवरी 2022 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसके निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने शासन सचिवालय के अंदर एक तरह से विभाग की वेबसाइट वगैरह है उसका अपग्रेडेड वर्जन वगैरह लॉन्च किया गया था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से अपग्रेड होने वाली राजस्थान की पहली विभागीय वेबसाइट है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से अपग्रेड होने वाली
राज्य की पहली विभागीय यानी डिपार्टमेंटल की वेबसाइट कौन सी है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की। ठीक है। अगला दोस्तों आईपीएल क्या की 2022 है, उसके 15वें सीजन का मेगा ऑक्शन है, वो जोधपुर के शुभम गढ़वाल को राजस्थान रॉयल्स टीम ने बेस प्राइस क्या कि 20 लाख रुपए के अंदर खरीदा है। ठीक है। तो आईपीएल 2022 के अंदर की जो नीलामी वगैरह हुई थी उसके अंदर जोधपुर के शुभम गढ़वाल है उसको खरीदा गया है। शुभम गढ़वाल जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र के परिवार से आते हैं दोस्तों, ये भी याद रखो। और इन्हीं के द्वारा 5 महीने पहले जयपुर के अंदर आयोजित कोलविन शील्ड प्रतियोगिता, कौन सी? कोलविन शील्ड प्रतियोगिता है, उसमें शुभम गढ़वाल के द्वारा 12 बॉलों पे 50 रन बनाए गए थे और इसी के साथ क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा गया था। तो ये इसलिए क्या कि न्यूज के अंदर थे। ठीक है। तो ये फरवरी महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये मेरा पहला इतना बड़ा वीडियो था जिसको मैं लेके आया आप सभी के सामने के लिए। यदि कोई भी गलती वगैरह हो तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, और आपको यदि मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप सपोर्ट करिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।